नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो फंड्स के मर्जर के बारे में। एडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड मर्ज्ड विद लो ड्यूरेशन फंड, इज़ इट द राइट अप्रोच टू कॉम्बैट टर्बुलेंट टाइम्स। इस वीडियो को बनाने में जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो उस लेटर से कलेक्ट की गई है जो लेटर एडलवाइसेस ने इन्वेस्टर्स को भेजा है। उस लेटर में एडलवाइसेस ने इन्वेस्टर्स को क्या क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है और उनके मेन हाइलाइट्स क्या हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीजंस फॉर मर्जर। तो एडलवाइसेस म्यूचुअल फंड कंपनी मर्जर के रीज़न देते हुए कहती है, फर्स्ट पॉइंट, कि AUM जो है वो उसका पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। और ये रिडक्शन AUM में क्यों आया था? क्योंकि जो उनके पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के, उनको डाउनग्रेड कर दिया गया था। सेकंड पॉइंट में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिबेंचर्स हैं वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं और AMC जो है वो उनको बेचने में असफल रही है। इसका मतलब यह है जितना भी उनके इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन DHFL में इन्वेस्टेड था वो एक तरह से ज़ीरो अमाउंट हो चुका है। थर्ड पॉइंट, स्मॉल AUM साइजेस। क्योंकि AUM में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ गया है, इसलिए जो AUM का साइज़ है वो इतना छोटा हो गया है कि उसे मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। और डिफ़िकल्ट होने के दो कारण हैं। पहला कारण है लैक ऑफ लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई होने के कारण वो लोग इनके असेट्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेकेंड, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट लॉट साइज़। लॉट साइज़ की बात को हम इस तरह समझते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारे लिए कोई फिक्स्ड क्वांटिटी खरीदने के लिए निर्धारित नहीं होती है। अगर हम 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो NAV के अकॉर्डिंग हमें उतनी यूनिट्स मिल जाती हैं। परंतु जब आप डेट मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर बंडल में, यानी कि 10 सिक्योरिटीज़ एक साथ बिकेंगी, तो इसलिए जो लॉट साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ लॉट साइज़ से नीचे आ गई हैं तो फिर आप उन्हें डेट मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, इन सभी कारणों से जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। तो या तो आपको अगर बेचना बहुत ही कंपलसरी है तो आप या तो उसे प्रीमियम में तो बेच नहीं पाएंगे, आपको उसे डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा और जिसके कारण आपको और अधिक घाटा उठाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मर्जर की क्या हाइलाइट्स हैं। तो बेसिकली ये मर्जर जो है वो 29 मई 2020 को अनाउंस हुआ था। इसकी इफ़ेक्टिव डेट 1 जुलाई 2020 है। इट मीन्स ऑन 1 जुलाई एडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड विल नॉट एग्जिस्ट। 1 जुलाई से वो एग्जिस्ट होना बंद हो जाएगा और सिर्फ एडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड ही एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, 1 जून से वो लोग एडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड में कोई भी फ्रेश सिप, SWP या STP एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, यदि आप रिडेम्पशन कराना चाहें तो आप रिडेम्पशन करा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, 28 मई 2020 को उन्हें सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है इस मर्जर के रिगार्डिंग। फिफ्थ पॉइंट, जो यूनिट होल्डर्स हैं दोनों ही स्कीम के, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक वो इन फंड से एग्जिट कर सकते हैं और उनसे कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं दिया जाएगा। तो ये एग्ज़िट का ऑप्शन जो है वो एक तरह से ऑप्शनल है। अगर आपका मन हो, अगर आप नहीं रहना चाहते उस स्कीम में तो आप एग्ज़िट कर दीजिए, अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपका स्कीम का मर्जर हो जाएगा। 6 पॉइंट, एडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है सिप के लिए, STP के लिए या SWP के लिए, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये आफ्टर मर्जर भी कंटिन्यू रहेंगी और कोई भी नया रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 7th पॉइंट में वो कहते हैं कि जब मर्जर हो जाएगा एडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड्स की यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी और वो एक फ्रेश सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। लेकिन जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है उसको फ्रेश डेट के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इट मीन्स जब उन्होंने एडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड में निवेश किया था 2019 में, 18 में या जब भी किया होगा, तो वही डेट जो है उनकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा उसकी चर्चा मैंने नेक्स्ट पॉइंट में की है, दैट इज़ टैक्स न्यूट्रलिटी। तो आपको टैक्स बेनिफिट का एडवांटेज मिलेगा।
मान लीजिए कि अगर आपने 2017 में इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अधिकारी होंगे। तो इसीलिए उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बेनिफिट को कायम करने के लिए उन्होंने डेट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही डेट ऑफ अलॉटमेंट के समय बरकरार रखा हुआ है। इन सभी ट्रांजैक्शन में जो एसटीटी चार्ज होगा वो एएमसी बोर्न करेगी, वो इन्वेस्टर से नहीं लिया जाएगा। अब देखिए हम इन फंड्स का कुछ कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फंड्स वाकई में मर्ज होने लायक हैं भी या कंपनी इन्हें ऐसे ही मर्ज कर रही है। तो पहला है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो जो शॉर्ट टर्म फंड है वो 1 ईयर से 3 ईयर ड्यूरेशन के पेपर्स में इन्वेस्ट करता है, जबकि ईडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड 6 मंथ से 1 ईयर के ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। अगर हम फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो मर्जर के बाद जो ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड के जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि अब जो 1 जुलाई के बाद से जो नए डेट पेपर्स खरीदे जाएंगे वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए खरीदे जाएंगे, जबकि लो ड्यूरेशन के निवेशकों के लिए कोई भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रैंकिंग में आते हैं, तो दोनों ही स्कीम्स में DHFL का एक्सपोजर है। अगर हम AUM की बात करें तो आप देखेंगे कि ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड का जो AUM है वो लगातार डिक्रीज़ हो रहा है और एज ऑन 16 जून वो 8 करोड़ 11 लाख है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि 31 मई और प्रैक्टिकली अगर हम कहें चलिए 1 जून से लेकर 16 जून के बीच में ही 32 लाख रुपीज़ रिडीम हो चुके हैं। इसका मतलब कांस्टेंट रिडम्पशन जो है वो इस फंड में चल रहा है। वहीं अगर हम ईडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड के AUM की बात करें तो आप देखेंगे कि 30 अप्रैल को इसका AUM था 41 करोड़, जो कि 31 मई को 22 करोड़ हो गया और 16 जून को वो 20 करोड़ हो गया। इट मीन्स 1 जून से लेकर 16 जून के बीच में भी 2 करोड़ के आसपास का रिडेम्पशन हो चुका है। और अगर हम 30 अप्रैल से आज तक की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने की, तो हम देखेंगे फंड का AUM आधे से भी नीचे गिर चुका है। इसका मतलब फंड जो है वो बहुत ही टेरिबल कंडीशंस में एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगी कि अगर आप यहीं पर इनके AUM को फ्रैंकलिन के AUM से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि फ्रैंकलिन की जो 6 स्कीम्स बंद हुई हैं उनका AUM अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू ईडलवाइसेस फंड। यहाँ पर एक पॉइंट जो सोचने के लिए आता है वो ये आता है कि ईडलवाइसेस ने अपने फ़ंड को जब देखा कि उसमें क्रिटिकल रिडेम्पशन आ रही हैं तो उसने अपने फ़ंड को बंद नहीं किया। तो उसका क्या नेगेटिव रेपरकेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पर, वो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पर ये सोचने का भी प्रयास करिएगा कि फ्रैंकलिन ने जो कदम उठाया है क्या वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया होता तो शायद ईडलवाइसेस की तरह उसका भी यही हाल होता और जो इन्वेस्टर्स स्टे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न की गुंजाइश बढ़ जाती। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस कंपैरिजन के ऊपर ईडलवाइसेस और फ्रैंकलिन के जो डिसीज़न हैं इनके कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो बना के अलग से भी ला सकती हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अब आप देखिए जो DHFL के पेपर इनके पास हैं, दोनों फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, जो आज की डेट में एब्सोल्यूट ज़ीरो हो चुके हैं बिकॉज इनकी मैच्योरिटी ख़त्म हो चुकी है और इन्हें मार्केट में भी नहीं बेचा जा सकता है। तो आप देखिए कि जो ईडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड है इसका 16% ऑफ टोटल असेट्स एक्सपोजर है, 9.05% DHFL NCD में और 1.45% नेट असेट्स का एक्सपोजर है ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड का। अगर हम इनकी मैच्योरिटी वैल्यू इन लैक्स में देखें तो 2,940 लैक्स है और ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड की 54 लैक्स है। इसका मतलब इतने लैक्स अमाउंट जो है, अगर हम 2940 लैक्स को करोड़ में कन्वर्ट करें तो इट विल बी अराउंड 29 करोड़ रुपीज़, विच इज़ हेल लॉट ऑफ अमाउंट। वहीं पर अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें जो 9.1% DHFL NCD का पेपर है, उसमें ईडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड का 3.36% का एक्सपोजर है विच इज़ 589 लैक्स एंड ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड का 7.3% का एक्सपोजर है विच इज़ 272 लैक्स। अगर हम टोटल
परसेंटेज की बात करें जो कि एक तरह से एनपीए हो चुका है, तो ईडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड में 20% का जो असेट है वो एनपीए हो चुका है, और ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड में 8% का जो असेट है वो एनपीए हो चुका है। और अगर हम मर्जर के बाद इनकी स्टेट देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 29% तक आ जाती है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। अब हम फैक्ट शीट के सेक्शन में आ गए हैं, और यहाँ पर ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म फंड जो कि मर्ज होने वाला है, अगर आप उनके नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो आप देखेंगे कि इनका एसडी कॉरपोरेशन में 31.51% एलोकेशन है, सनी व्यू एस्टेट में 31.40 एस्टेब्लिशमेंट है, डेज टी बिल में 15.85% इन्वेस्टमेंट है, और नाभा पावर में 3.28% इनका एलोकेशन है। ये आपकी अप्रैल की स्टेट है। और जब आप अप्रैल से मई में जाएंगे तो देखिए आपको क्या चेंज दिखता है। यहाँ पर आपको 4 सिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, और देखिए जब हम मई मंथ की फैक्ट शीट देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिक्योरिटीज़ बची हैं। इसका मतलब जो बाकी 2 सिक्योरिटीज़ थी वो इस फंड ने बेच दी हैं अपनी रिडेम्पशंस को कवर करने के लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो अच्छी सिक्योरिटीज़ थी वो फंड से धीरे धीरे निकलती चली गई। अगर आप इसकी 1 साल पुरानी फैक्ट शीट देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी अच्छी सिक्योरिटीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था वो धीरे धीरे इस फंड से निकलती चली गई, क्योंकि रिडेम्पशन बढ़ता चला गया, और जो लास्ट में इन्वेस्टर रह गए उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेकार ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं, और इसीलिए लगातार उनका जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर वो भी लगातार डाउन होता जा रहा है। अब हम ईडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड की बात करते हैं, और आपको पता है कि एज ऑन 30 अप्रैल के आसपास इनका जो AUM था वो अराउंड 40 करोड़ के आसपास था, जो कि मई एंड तक पहुँचते पहुँचते 22 करोड़ हो गया, यानी कि हाफ हो गया। तो अब देखिए क्या फ़र्क आता है। ये इनका इंस्ट्रूमेंट्स का लिस्ट है, सनी व्यू एस्टेट, HDFC लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन होटल्स, नाबार्ड, मुथूट, L&T एंड नाभा पावर। बाकी अदर्स में भी इनका 22% एलोकेशन है। अब आप देखिए इतने सारे अच्छे, काफ़ी आपको यहाँ पर अच्छे नाम दिख रहे होंगे जिसमें इस फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आइए अब हम मई की फैक्ट शीट देखते हैं। तो ये आपके सामने मई की फैक्ट शीट खुल गई है, और अगर हम यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स की लिस्ट देखें तो देखिए सनी व्यू एस्टेट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और L&T बचा है, और बाकी के जो सारे असेट्स हैं वो इसका मतलब बेच दिए गए, बिकॉज इसका AUM हाफ हो गया। तो इतनी ज़्यादा रिडम्पशन आ रही हैं, और जो नया इन्फ्लो है वो इन फंड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो कंपनी को अपना पैसा ग्राहकों को लौटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि एक बार आप फिर इस चीज़ को फ्रैंकलिन के संग कंपेयर करिए, क्योंकि फ्रैंकलिन का पोर्टफोलियो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट फंड की बात करें तो उसका AUM 9,500 करोड़ के आसपास है, विच इज़ अ वेरी बिग AUM। और अगर आप उनकी सिक्योरिटीज़ की लिस्ट को देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ उनमें वीक हैं, मगर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो में मिलेंगी। तो इसका मतलब हम ये हल्का कंक्लूजन यहाँ निकाल सकते हैं कि फ्रैंकलिन आपको अभी भी वैल्यू देने की स्टेट में है, जबकि ये जो ईडलवाइसेस फंड हैं इन्होंने मर्जर का ऑप्शन चुना है, और इस मर्जर के ऑप्शन में वो लोग कोई वैल्यू इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहे हैं। इन्वेस्टर्स का लगातार वैल्यू डिग्रेडेशन ही हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो का कंटेंट ज्ञानवर्धक लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।